दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथमेटिकल पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे CSIR नेट जून 2016 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन। इस बार टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें से 2 क्वेश्चन पार्ट बी में जो 3 मार्क्स के थे एंड 3 क्वेश्चन आपके पार्ट सी में थे, दोज वर ऑफ मार्क्स 4.75। सो ओवरऑल वेटेज वॉज 20.25 इन दिस सेशन। PD का जो वेटेज है वो OD से मोस्टली टाइम ज़्यादा रहता है। OD 14-15 मार्क्स का एंड PD अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स एंड कभी कभी आपका 14-15 का या 16 का हो जाता है। क्वेश्चन इस बार के थोड़े से इजी हैं कंपैरेटिवली, एंड अगर आप बेसिक पढ़ के आए हो तो क्वेश्चन बहुत जल्दी अटैम्प्ट हो जाएंगे। अगर आप चीज़ें याद करके आए हो तो हो सकता है आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आए एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन अगर आप बेसिक्स पढ़ के आए हो तो आपके क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एंड जब भी देखिए आप ये सीरीज़ देखते हैं तो ट्राई कीजिए कि आप सिर्फ वही क्वेश्चन देखें जिनमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप ये देखना चाहते हैं कि मैं किसी क्वेश्चन को अलग तरीके से तो नहीं सॉल्व कर रहा, तब आप देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको क्वेश्चन आते हैं आप फिर भी देखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1, लेट A B C D be 4 differentiable function defined on R2, then the partial differential equation A del by del x, this A is a function of xy, plus B del y C del upon del x plus D del by del y is equal to 0 and acted this as at U. Always hyperbolic, always parabolic, never parabolic, never elliptic. So we can do by classification theory. अगर आप classification theory apply करोगे, so your B will be, B is a कोएफिशिएंट ऑफ del 2 बाय del x del y। तो यहाँ पर जो del 2 u अपॉन del x del y के टर्म आएंगे, एक तो यहाँ से आएगा AC, एंड जब आप इसको इसके साथ ऑपरेट कराओ, 1 सेकेंड, इसको आप इसके साथ ऑपरेट कराओगे तो आपके टर्म आएगा del 2 बाय del x del y एंड एक्टेड एट u। तो आपके पास यहाँ से कोएफिशिएंट आएगा AD प्लस 1 आएगा जब आप इस वाले टर्म को इसके साथ ऑपरेट कराओगे, तो यू विल बी गेटिंग BC। सो दिस इज B, A is directly AC and C term is coefficient of del 2 upon del y2, तो यह आएगा आपके पास BD। Now find B square minus 4AC, it will be AD plus BC whole square minus 4AC BD। इसको ओपन करोगे तो AD का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर प्लस 2 times AD into BC and plus के 2AD BC and minus के 4AC BD. So you will be getting AD minus BC whole square and this term cannot be negative. अगर ये नेगेटिव नहीं है तो ये कभी भी इलिप्टिक नहीं हो सकता। अगर ये नेगेटिव होता then we say this is elliptic, bigger than 0 पर बोलते हैं हाइपरबोलिक and equal to 0 पर पैराबोलिक। So it is never less than 0. So we can conclude it is never elliptic. In some cases it may be parabolic, in some cases it may be hyperbolic, but it cannot be elliptic. So option D will be correct. This is based on classification of second order partial differential equation. Second order से ज़्यादा अभी तक CSIR वालों ने कभी पूछा नहीं है। Question number 2. For the Cauchy problem, देखिए Cauchy problem का मतलब होता है जो भी आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन होगी उन सबको Cauchy प्रॉब्लम बोलते हैं, चाहे वो OD ही हो या PD हो। बट डिपेंड करेगा कि अगर आप कोई एक्स्ट्रा कंडीशन या एक्स्ट्रा बाउंड्री कंडीशन उस पर इम्पोज नहीं कर रहे हैं, जैसे डिरिचलेट कंडीशन, न्यूमैन कंडीशन और रॉबिन कंडीशन, इस टाइप की कंडीशन आपने पढ़ी होंगी। अगर आप उनको हटा दो तो जितनी भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगी OD और PD में, उन सबको ही Cauchy प्रॉब्लम बोलते हैं। फॉर द Cauchy प्रॉब्लम UT माइनस U टाइम्स UX इज इक्वल टू 0 फॉर x इज बिगर देन फॉर x इज इन R, T इज बिगर देन 0 and U at x comma 0 is x. Here x is in R, and which of the following is true? Options are like solution U exists for all t, solution breaks down at t is equal to 1 by 2 and exists for every t is less than 1 by 2, breaks down at 1, breaks down at 2। आपको सॉल्व करना है इसको सॉल्व करने के 2 मेथड है, या तो आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से सॉल्व करो या फिर लैग्रांजे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, लैग्रांजे कैरेक्टरिस्टिक मेथड से सॉल्व कर लो। तो अगर आप इसका इनिशियल पैरामीटराइजेशन देखिए, इनिशियल
पैरामीटराइजेशन इट विल बी, अगर आप x को s मान रहे हो तो y विल बी 0 एंड u विल बी s. सो दिस इज माई इनिशियल पैरामीटराइजेशन. और आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, t, x, y, z, विच एवर यू लाइक. आई एम जस्ट टेकिंग अदर देन x, y, u so that you do not feel any confusion between these variable and this variable. Lagrange method यूज करते हैं. dt is equal to dx by minus u is equal to du by 0. It will imply u is equal to constant c1 and अगर आप u को यहाँ पुट करोगे so I will be getting dt is equal to dx upon minus टाइम c1. इसको अगर सॉल्व करेंगे so tc1 plus x is equal to c2. I will be having this. Now we can impose our initial condition. c1 बराबर s and c2 will be ts plus s. This is our solution. आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो. c2 is equal to t of this is c1 plus c1. Now c2 value is ts. One second. c1, one second, I have just committed some mistake. This is c2 is t times c1 plus c1. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है because our c1 is s. Now our c2 value is tc1. c1 की वैल्यू u है तो tu प्लस x ये पुट कर सकते हैं. तो c2 की वैल्यू tu प्लस x इज इक्वल टू tc1. So tu one second, I am just committing some mistake here. Let me remove that one. अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं so I will be having tc1 plus x is equal to c2. So I have this relation. c2 is equal to tc1 plus x. And c1 means nothing, tu plus x and c1 is u. I have these two equations. Now I can impose our initial parameterization. अगर आप ये impose करोगे तो c2 value will be, c2 is this is x component, this is y component, दिस इज u कंपोनेंट. तो अगर t की वैल्यू 0, सॉरी y नहीं, यहाँ पर t होगा. सो t की जगह 0 पुट करोगे तो इट विल बी 0. सो वी विल बी हैविंग ओनली s टर्म एंड c1 इज s. सो आई हैव c1 बराबर c2. अगर c1 बराबर c2 है सो आई कैन इक्वेट, आई विल बी हैविंग tu प्लस x इज इक्वल टू दिस इज माई c2, दिस इज माई c1. एंड अगर आप u कंप्यूट करोगे तो u विल बी x अपॉन 1 माइनस t. Now you can easily feel that this is the solution and it is getting breakdown at t is equal to 1 by t is equal to 1 and it is defined for every t is not equal to 1. So option C will be correct. The solution u exists for every t less than 1 and breaks down at t is equal to 1. Option C will be correct. अगर आपको t में प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व करने में तो आप इसको y में भी चेंज कर सकते हो, but that totally depends upon you. Question number 3. Let u is a function defined from r cross close 0 to infinity to r be a solution of the initial value problem utt minus uxx is equal to 0. आप इस टाइप की प्रॉब्लम को कौन सी प्रॉब्लम नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन गिवन है वो आपको डेरिवेटिव पे भी गिवन है. इस टाइप की कंडीशन मिक्स कंडीशन होती हैं. तो ये नॉन होमोजीनियस ड्रिचलेट और नॉन होमोजीनियस न्यूमैन कंडीशन है. जब भी डेरिवेटिव इंड्यूस होगा तो उस टाइप की कंडीशनों को न्यूमैन बोला जाता है. utt minus uxx is equal to 0. So we have given a wave equation. For xt belongs to r cross 0 to infinity. That means your x is varying from over r and t is non-negative. We have given u at x comma 0 is fx, ut at x comma 0 is gx. So clearly this is
वेव इक्वेशन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, और वेव इक्वेशन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ का सॉल्यूशन निकालना काफ़ी ईजी है। या तो आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करके निकाल सकते हो, या फिर आप कैनोनिकल फॉर्म से निकाल सकते हो, देन उसके बाद इनिशियल कंडीशन इंपोज कर सकते हो, वहाँ से निकाल सकते हो, या फिर अदरवाइज ये आपको हमेशा याद भी रहता है। तो दिस इज 1/2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी प्लस 1/2 सी इंटीग्रेशन एक्स माइनस सी टी टू एक्स प्लस सी टी जी ऑफ एस डी एस। So this is the formula for infinite length wave equation and this is the easiest one in the partial differential equation. अगर आप बाकी जितने भी फॉर्मूले पढ़ोगे वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं एंड डिफ़िकल्ट टू मेमोराइज, बट दिस इज द easiest one. So this is solution of infinite length wave equation. Now we have given f is equal to g is equal to 0 for x is not in close 0 to 1. f बराबर g बराबर 0 फॉर x इज नॉट इन क्लोज 0 to 1, यानी कि अगर आप x मेंबर लोगे इसके कॉम्प्लीमेंट का, सो इट इज ऑलवेज 0. चलिए ऑप्शन पर आते हैं. ऑप्शन ए uxt इज 0 फॉर एवरी x, t बिलोंग्स टू -∞ to 0 एंड 0 to ∞. क्या ज़रूरी है कि इस केस में हमेशा 0 बनेगा? अगर x, t आपका मेंबर है -∞ to 0 एंड 0 to ∞, यानी कि आप x को -∞ से 0 तक ले सकते हैं और t को आप 0 to ∞ ले सकते हो. तो अगर आप x को पिक करोगे से x को पिक करते हैं से -1/2 एंड t को पिक करते हैं 1. सो दिस इज माई x, दिस इज t. अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने के और c की वैल्यू यहाँ पर 1 है, आप देख सकते हो utt बराबर uxx. सो c वैल्यू इज 1. तो x की वैल्यू -1/2 और t की वैल्यू 1 पुट करोगे तो इन दोनों का जो सम होगा दैट विल बी 1/2, यानी कि f ऑफ 1/2. बट यहाँ पर f जब 0 है जब आपका x क्लोज 0 1 का मेंबर नहीं है, बट यहाँ पर ये जो 1/2 है ये क्लोज 0 1 का मेंबर आ जाएगा. अब आप f के बारे में कुछ नहीं बोल सकते. तो अगर f 0 नहीं है तो आप इसके सॉल्यूशन को 0 इन जनरल नहीं बोल सकते. सो ऑप्शन ए नीड नॉट टू बी ट्रू. Option B, uxt is 0 for every x, t is belonging to 1 to infinity cross 0, infinity. Same argument for this. अगर आप x को पिक करते हो से 2 तो आप t को पिक कर सकते हो ठीक है. अगर आपने x को 2 पिक करा, t को पिक कर लो 3/2. अगर t को 3/2 पिक करोगे तो जो ये वाला फंक्शन है दिस फंक्शन इज नॉट वैनिशिंग इन जनरल, क्योंकि ये जो x है 2 माइनस के 3/2, सो यू विल बी गेटिंग f of 1/2. बट f of 1/2 इज अ मेंबर ऑफ दिस सेगमेंट, सो दिस फंक्शन नीड नॉट टू बी 0. तो ऑप्शन बी इज नॉट ट्रू इन जनरल. ऑप्शन सी एंड डी आर इंटरेस्टिंग. अगर आप ऑप्शन सी को वेरीफाई करो, सो ऑप्शन सी में आपको गिवन है कि अगर x प्लस टी लेस देन 0 हुआ तो नाउ x minus t is less than x since t is positive. This is less than x plus t and x plus t is given as 0. So this is 0. यानी कि जो x plus t होगा, यहाँ पे c को रिमूव कर देते हैं क्योंकि c की वैल्यू 1 है. तो जो x plus t है वो लेस देन 0 है, यानी कि x plus t इसका मेंबर नहीं है तो उस पर f 0 होगा. तो दिस वैल्यू इज वैनिशिंग. x minus t is less than 0. So again x minus t is not in this segment. So at this point function is going to be vanished. x minus t, अगर आप इसको देखोगे तो x माइनस, आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो x माइनस टी टू एक्स प्लस टी, एंड जो ये दोनों ही लिमिट है नेगेटिव लिमिट है, तो इसके अंदर जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमेशा 0 है, क्योंकि आप इंटीग्रेट कर रहे हो x माइनस टी से x प्लस टी, यानी कि आप नेगेटिव डोमेन पे इंटीग्रेट कर रहे हो. अगर नेगेटिव पे कर रहे हो तो ये सेगमेंट कभी भी उसका मेंबर नहीं होगा. सो दिस जी फंक्शन इज वैनिशिंग इन दिस डोमेन. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन डी, वी हैव गिवन x minus t is bigger than 1. See, we know that x plus t is bigger than x minus t, and this is given this bigger than 1. अगर ये bigger than 1 है, so this value is not in this segment, this value is not in this segment, so this function is going to be 0, this is going to be 0. Similar argument for this is going to be 0. So your u is going to be 0.
So this question is totally based on the observation and the formula. And this solution is called D'Alembert solution of the wave equation of infinite length. Question number 4. Consider this one is important. This is non-linear Cauchy problem. अगर लीनियर Cauchy प्रॉब्लम है या सेमी लीनियर Cauchy प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना इजी है, बट नॉन लीनियर Cauchy प्रॉब्लम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है. अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो प्रॉब्लम कहीं भी नहीं आएगी. कंसीडर द Cauchy प्रॉब्लम फॉर द आइकोनल इक्वेशन. देयर इज अ पर्टिकुलर इक्वेशन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज कॉल्ड द आइकोनल इक्वेशन. मेरे को इसका नाम नहीं पता था कि इसको आइकोनल बोलते हैं. ux, y is 0 on the line x plus y is equal to 1, where x, y is a member of R2. Then they are asking the Charpit equation for the differential equation R. A or B are option for Charpit equation. Option C and D, they are asking the particular value of the solution at point 1, root 2. So we can find the solution in explicit form. देखिए, जब भी आपको इस टाइप की इक्वेशन गिवन है नॉन लीनियर Cauchy प्रॉब्लम, तो आप सबसे पहले इनिशियल पैरामीटराइजेशन निकालो अपने सारे के सारे वेरिएबल में. यहाँ पर जो फंक्शन है f x, y, u, p, q, दिस फंक्शन इज गिवन एज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज माई फंक्शन और टेक आइडेंटिकली 0. Here we have initial parameterization on x, y and u only, but we do not have initial parameterization on p and q, so we can find p on q also. I am just introducing two new variable t and s. So we have x at t comma x at 0 comma s, which is same as x naught, which is given as s. So we can take according to our familiarity. आप s को ले सकते हो, t को ले सकते, t को मत लो क्योंकि t और s यहाँ पर, हाँ ठीक है. सो दिस यू हैव टू टेक एज s. दिस इज फिक्स्ड. आपको s के ही फॉर्म में लेना पड़ेगा. जो भी आप सेकंड वेरिएबल लोगे आप उसके फॉर्म में लोगे तो आपको सॉल्व करने में इजी पड़ेगा. अदरवाइज आप इन दोनों वेरिएबल को चेंज कर सकते हो. y एट 0 s इज इक्वल टू y नॉट. ये मैं आपको डिटेल में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम रहती है. सो y एट 0 s इज इक्वल टू y नॉट. y नॉट अगर आप देखो तो अगर आपने x को s पिक करा तो y विल बी 1 माइनस s. u at 0 s, basically this means u at t is equal to 0 and s. u naught is equal to 0 because on this line your u function is getting vanished. But we want to find the condition on p and q also. We have two cases, we have two equation. This one is equation, so I can impose initial condition on this, so I will get the relation between p naught and q naught. And I also know this u is equal to फंक्शन ऑफ एक्स वाई. अगर मैं इसको डेरिवेट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन द इनिशियल कर्व, सो आई विल बी हैविंग डेल यू नॉट बाय डेल एस इज इक्वल टू, अगर आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो यू विल बी गेटिंग पी नॉट, एंड एक्स को एस के रिस्पेक्ट में करोगे तो डेल एक्स नॉट बाय डेल एस. आई एम डिफ्रेंशिएटिंग ऑन द इनिशियल कर्व, नॉट इन जनरल कर्व. अगर आप इन जनरल पे करोगे तो इनिशियल कंडीशन नहीं मिलेंगी. देन अगर आप इसको y के रिस्पेक्ट में करोगे सो आई विल बी गेटिंग q नॉट, क्योंकि डेल u अपॉन डेल y विल बी q, सो q नॉट एंड डेल y नॉट अपॉन डेल s. y नॉट को करोगे s के रिस्पेक्ट में तो आपके पास ये आ जाएगा. वी शुड राइट टोटल डेरिवेटिव डेल u नॉट बाय डेल s बिकॉज वी आर परफॉर्मिंग टोटल डेरिवेटिव हेयर. सो इनिशियल पैरामीटराइजेशन पे आपका जो यूनिट है वो 0 है. सो दिस इज 0 is equal to p naught को as it is. p naught means p at 0 s. डेल x naught by डेल s, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू s तो 1 प्लस q naught डेल y naught अपॉन डेल s, इसको करोगे डिफरेंशिएट तो -1, सो इट विल बी माइनस ऑफ q naught. नाउ वी हैव गॉट p naught is equal to q naught. तो इन दोनों की इनिशियल कंडीशन सेम है. नाउ वी हैव दिस इक्वेशन p naught स्क्वायर प्लस q naught स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बिकॉज इट इज द इक्वेशन, सो इट मस्ट सेटिस्फाई इनिशियल कंडीशन. पी नॉट स्क्वायर प्लस क्यू नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो पी नॉट के लिए क्यू नॉट रखोगे तो आपके पास आ जाएगा पी नॉट बराबर क्यू नॉट बराबर प्लस माइनस के 1/√2. ये दोनों कंडीशन आ जाएंगी. सो यू कैन टेक
बोथ द केसेस और वन केसेस। अगर आप वन केस लोगे तो आपको एग्जामिनेशन में काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपको डीपली चीज़ें पढ़नी है तो आप दोनों केस अज्यूम करके देखना। सो आई एम अज्यूमिंग ओनली द केस व्हेन पी नॉट एट 0, s इज इक्वल टू पी नॉट इज इक्वल टू 1/√2 q at 0, s is equal to q naught is equal to 1/√2. This is my initial parameterization. Now I have 5 condition. Now this is sufficient for me to solve this question. इसके अलावा कुछ और रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। Now we can write the चारपेट इक्वेशन। अगर आप चारपेट देखो तो dx/dt, देखिए जो चीज़ें मैं लिखा रहा हूँ अगर आप ये यूज़ करोगे तो चारपेट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप लेग्रांजे वाली फॉर्म में लिखोगे तो वहाँ से आपको कंप्लीट इंटीग्रल मिलता है, बट आप वहाँ से कभी भी इस इनिशियल कंडीशन को गिवन है आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अगर इसको सॉल्व करोगे सो थिंग्स विल बी इजी। dx/dt इज इक्वल टू एफ पी। अगर आप एफ पी करोगे और एफ फंक्शन इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सो इट विल बी 2p। dy/dt इट विल बी एफ क्यू, सो इट विल बी 2 times q। du/dt इट विल बी pfp plus qfq, so it will be 2p square plus 2q square. Now we have given p square plus q square is 1, so it will be 2. Now we can find u explicitly. अगर आप u को डेरिवेट करोगे with respect to 2, so you will be getting u is equal to 1 second, u is equal to, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 times t plus some constant say u cu of s. This constant is not a constant, this is a function of s. So this is one special thing in this case. जब भी आप कैरेक्टरिस्टिक मेथड लगाते हो तो वहाँ पर आप हमेशा कांस्टेंट जो होता है उसको फंक्शन अज्यूम करोगे s का। एंड सेम अगर आप लेग्रांजे मेथड से सॉल्व नहीं करना चाहते तो आप बिना लेग्रांजे के भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज द मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड दीज इक्वेशन आर नोन एज चारपेट्स इक्वेशन। तो u इज इक्वल टू 2t प्लस cus। अगर आप ये इनिशियल पैरामीटराइजेशन इस पे इम्पोज करोगे तो u नॉट बराबर 2 × 0 प्लस cu एक्टेड एट s। दिस वैल्यू इज 0, दिस वैल्यू इज 0, सो योर cu एट s इज गोइंग टू बी 0। दैट मीन्स योर c इज इक्वल टू 2 times, sorry, your u is equal to 2 times t. Now we got the exact form of u. Now you note down this initial parameterization. I am removing this. Now by Charpit equation we have del p by del t is equal to minus time fx minus के p fu। अगर इसको लिखोगे तो माइनस के fx, यहाँ पर x का टर्म नहीं है तो दिस इज 0, यहाँ पर fu का कोई टर्म नहीं है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो इट विल बी 0, सो दिस इज 0। सो योर p इज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट से cp और मोर प्रिसाइजली से cp एट s। तो दिस इज योर p। अगर इस पे आप इनिशियल पैरामीटराइजेशन लगाओगे सो p नॉट इज इक्वल टू 1/√2 इज इक्वल टू cp एट s। तो आपके पास जो p है योर p विल बी 1/√2 थ्रू आउट। सिमिलरली फॉर q, अगर आप q पर लगाओगे तो डेल q बाई डेल t इज इक्वल टू माइनस एफ वाई माइनस q एफ क्यू। So this value is 0 because y is not available and u is not available. So partial derivative with respect to y and u will be 0. So by similar argument, इस पर similar condition लगाओगे तो your q naught is 1/√2. Say c of q is s and q will be c of qs. So your q naught is 1/√2 and q is equal to cqs and cqs is 1/√2. So your q is throughout 1/√2. This is when I am assuming p and q to be 1/√2. You may assume minus के 1/√2. So we have u, p and q. So by using p and q we can find explicitly p and y also. So अगर आप p वैल्यू देखोगे इसको देखोगे so dx by dt it will be q, p को पुट करोगे 1/√2, so it will be √2। इसको इंटीग्रेट करते हैं तो x बराबर √2t प्लस cx ऑफ s। अब यहाँ पर इनिशियल पैरामीटराइजेशन लगाते हैं x वाले पर, तो x की इनिशियल वैल्यू s थी, t को 0 प्लस cx ऑफ s, सो दिस वैल्यू इज s, सो आवर x विल बी
√2t प्लस s। सिमिलरली अगर आप y वाले में करोगे, सो y वैल्यू इज √2t प्लस c ऑफ y ऑफ s। इस पर अगर आप इनिशियल कंडीशन लगाओगे तो y की वैल्यू आपके पास 0 थी, सॉरी y की वैल्यू y की वैल्यू 1 माइनस s थी, ठीक है। सो y इज इक्वल टू, इनिशियल पैरामीटराइजेशन यूज करते हैं, तो दिस इज 1 माइनस s इज इक्वल टू cy s। सो वी हैव y इज इक्वल टू cy की वैल्यू 1 माइनस s, सो दिस इज √2t प्लस 1 माइनस s। नाउ वी हैव एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन। चलिए अब इन सबको रिमूव कर देते हैं। ये एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन अब अपने दिमाग में रखो बस। u इज इक्वल टू 2t, x इज इक्वल टू √2t प्लस s, y बराबर √2t प्लस s माइनस 1 एंड वी हैव p इज इक्वल टू 1 बाई √2 बराबर q। नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t। अगर आपके पास t की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ x एंड y, देन वी विल हैव दिस u एक्सप्लिसिटली। सो x इज √2t प्लस s। चलिए इस s की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो आपके पास x बराबर √2t प्लस s। s की वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो y माइनस √2t प्लस 1, क्योंकि s की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी s की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर माइनस y, सॉरी प्लस y माइनस √2t प्लस 1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। सो योर x बराबर x माइनस वाई बराबर 1, तो आपके पास ये आएगा। बट यहाँ से आपके पास t की वैल्यू नहीं आई है। चलिए x माइनस वाई बराबर 1, आई थिंक आई हैव कमिटेड सम मिस्टेक। चलिए उस मिस्टेक को दूर कर लेते हैं। आई हैव कमिटेड मिस्टेक हियर, दिस y इज 1 माइनस एट, बट आई हैव रिटन s माइनस 1, तो √2t प्लस 1 माइनस s। तो अगर आप s की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, सो योर x विल बी √2t प्लस s को यहाँ लेके जाओ, y को वहाँ पर, तो प्लस के √2t प्लस 1 minus y. So this is my x. I can find t explicitly. So your x बराबर और x plus y minus 1 बराबर 2 times √2t. So your t value will be x plus y minus 1 upon, or we can find 2t directly. So 2t will be √2 times this. So this will be 2t. अगर 2t की वैल्यू हो गई तो we have u. So our u solution will be x plus y minus 1 upon √2. ये आपके पास u आ गया। नाउ दे आर आस्किंग u एट पॉइंट 1 कॉमा √2, तो u एट 1 कॉमा √2 ये निकालोगे तो 1 प्लस √2 माइनस 1 अपॉन √2, इस 1 से ये कैंसिल हो गया, सो वी विल बी हैविंग 1। सो u एट 1 कॉमा √2 वैल्यू इज 1। सो दिस इज द करेक्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग नॉन लीनियर कॉची प्रॉब्लम बाय Charpit's equation, and this method is called the characteristic method. So option D will be correct. So this is little bit conceptual question. अगर आप प्रैक्टिस नहीं है इन क्वेश्चनों पर तो एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व नहीं होंगे। Come to the last question of this segment, question number 5. This question is based on Laplace equation with Dirichlet condition. लेकिन आपको कभी फॉर्मूले वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्चुअली हमेशा सॉल्व हो जाएंगे अगर आपकी इक्वेशन होमोजीनियस है तो। अगर होमोजीनियस नहीं है तो आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, बट दिस वन इज होमोजीनियस। वी हैव गिवन u(x(x) प्लस u(y(y) बराबर 0। सो दिस इज लेप्लास इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एंड x, y इज वेरिंग फ्रॉम 0 to π। वी हैव गिवन
we have given the Dirichlet boundary condition ux comma 0 is equal to ux comma pi for x is lying between 0 and pi, and u at 0 comma y is 0 and u at pi comma y is sin y plus sin 2y for y is lying between 0 and pi. देखते हैं कि how it is behaving. So this is our rectangle, this is 0 pi, this is pi comma pi point, this is 0 comma pi point, this is pi comma 0 point. We have given x comma 0, यानी कि आप y को 0 फिक्स कर दो, x को वेरी करो 0 to pi, your value is 0, यानी कि इस बाउंड्री पर जो आपकी वैल्यू है this is 0. Now fix your y to be pi and vary your x, then value is 0. So इस बाउंड्री पर भी जो वैल्यू है this value is 0. Now fix your x to be 0 and vary your y from 0 to pi, your value is 0. So इस बाउंड्री पर भी जो वैल्यू है वो 0 है, and on this boundary u pi comma y this value is changing according to y. So this on this boundary your value is sin y plus sin 2y. Now this is homogeneous equation, we can solve by using variable separable method. अगर आप वो यूज करोगे, assume करते हैं the solution is of the form some function of x into some function of y. That means we can separate our variable. अगर ये आप पुट करोगे यहाँ पर तो ux करोगे तो it will be x double dash y plus y double dash x is equal to 0. Now this is x double dash upon x is equal to minus time y double dash upon y. Now this is your variable x, this is your variable y, and these two are equal. So this is possible only when this is equal to some constant, say lambda. Now we will be having x double dash minus lambda x बराबर 0 and y double dash plus lambda y बराबर 0. Now here we can think we have given u at pi comma y is sin y plus sin 2y, यानी कि इस सॉल्यूशन में साइन की टर्म्स आ रही हैं और वो भी y वेरिएबल के रिस्पेक्ट में. तो क्या कभी लैम्डा कभी 0 हो सकता है? अगर लैम्डा 0 हुआ सो y विल बी स्ट्रेट लाइन, तो आपके पास कभी भी इस टाइप के सॉल्यूशन नहीं बनेंगे. अगर y नेगेटिव हुआ तो आपके पास जो सॉल्यूशन होगा वो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आएगा, तो कभी भी इस फॉर्म में नहीं आएगा. सो दिस लैम्डा हैज़ टू बी पॉजिटिव फॉर दिस कंडीशन. So this will force this lambda must be positive. अगर lambda positive है so lambda can be assumed to be k square where k is a some non-zero real number. अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, चलिए सिर्फ कैलकुलेशन बची और कुछ नहीं बचा. Now we have u at x comma y is equal to capital X is a function of x, capital Y which is a function of y, and we have x double dash माइनस के के स्क्वायर एक्स बराबर 0, वाई डबल डैश प्लस के स्क्वायर कैपिटल वाई इज 0. यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपके पास c1 e की पावर के एक्स प्लस c2 e की पावर माइनस के एक्स. यहाँ से सॉल्व करोगे और सॉल्यूशन c1 cos x प्लस c2 sin x. आपके पास जो ux y आएगा इट विल बी दिस टर्म इज c1 e पावर के एक्स प्लस c2 e पावर माइनस के एक्स, एंड इसको सॉल्व करोगे तो दिस इज c3 cos ky plus c4 sin ky. नाउ अप्लाई द कंडीशन. अगर ux, 0 अप्लाई करोगे so ux, 0 इट विल बी x of x y at 0, this is 0. From here it will force that either this constant is 0 or this is 0, but this x, x cannot be 0 for every x. अगर ये 0 हुआ आपका जो u है वो आइडेंटिकली 0 बन जाएगा. अगर आइडेंटिकली 0 हो जाएगा इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा. सो फ्रॉम हियर इट विल फोर्स अस y एट पॉइंट 0 हैज़ टू बी 0. अगर y 0 पर 0 हुआ सो y सॉल्यूशन इज दिस. तो अगर आप इसमें पुट करोगे y की वैल्यू 0 तो यू विल बी गेटिंग दिस इज जस्ट ओनली c3. सो c3 इज 0 नाउ. अगेन वी हैव u at x comma pi. u at x comma pi is equal to x y at pi is 0. Again observe this is just a constant, either this constant is 0 or this function is 0, but this function cannot vanish for every x. ये हर एक x के लिए 0 नहीं हो सकता. अगर ये हर एक x के लिए 0 हुआ your ux y will be identically 0, which is not possible for this boundary condition. So it will force us again y at pi is 0. अगर y pi पे 0 हुआ c3 is already 0, so it will force us
C4 sin k pi is 0. Now if we take C4 is 0, अगर C4 0 हुआ तो again U will be identically 0. So for non-trivial solution we have to take sin k pi is 0. It will force that k is equal to n. So k is equal to n. And C3 is 0. चलिए इसको नोट कीजिए. We have got solution u at x comma y is equal to c1 e power k, k की वैल्यू n, so nx plus c2 e की पावर माइनस nx, c3 is 0 एंड c4 जो कांस्टेंट है उसको आप इन्हीं कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करके मर्ज कर सकते हैं. तो आप इसको c1 c2 ही मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा ये. और साइन ऑफ और कांस्टेंट को से दिस इज an bn मान देते हैं क्योंकि यहाँ पर n की टर्म है तो डिस्टर्ब नहीं होगा. सो साइन ऑफ k की वैल्यू n, साइन ऑफ n y. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. नाउ वी हैव दिस बाउंड्री कंडीशन u at 0 comma y is 0. u at 0 comma y is 0 which is x of 0 comma y at y. Since this is a constant, either this is 0 or this function is 0. This function cannot be 0 throughout. अगर ये throughout 0 हुआ तो your u is identically 0. So it will force us this x at 0 will be 0 which is c1 e की power 0 plus c2 e की power 0. That is, sorry, let me take this as an and bn. So this will force me an is equal to minus time bn or bn is equal to minus time an. So our solution will be an e power nx minus e power minus nx sin ny. This is the solution. चलिए now we have given the boundary condition u at pi comma y is sin y plus sin 2y. We can apply this. अगर आप ये अप्लाई करोगे तो u at x comma pi is equal to sin y plus sin 2y is equal to an e power nx और e power n pi minus e power minus n pi sin ny. अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड है, या तो आप फोरियर सीरीज यूज़ करो अगर वो याद है तो, या फिर इंटीग्रेशन से सॉल्व कर सकते हो. बेसिकली इंटीग्रेशन और फोरियर दोनों ही सेम है क्योंकि इंटीग्रेशन से ही आप से जो फोरियर है वो निकालते हो. तो चाहे तो आप फोरियर यूज़ करो या फिर आप कंपेयर कर सकते हो क्योंकि जो फोरियर सीरीज होती है वो हमेशा यूनिक होती है. तो आप कंपेयर भी करोगे तो भी आपके पास सेम टर्म आएगा, तो वो कभी भी आपकी चीज़ों को डिसबैलेंस नहीं करेगा. अगर आप कंपेयर करोगे, so by comparing we will be getting a1 value is 1, sorry, a1 value is 1 upon e power pi e power minus pi एंड n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो a1 मिलेगा और यहाँ पर sin y की टर्म है. सो a1 वैल्यू इज दिस एंड a2 वैल्यू विल बी, क्योंकि यहाँ पर sin 2y का टर्म है, सो a2 विल बी 1 अपॉन e पावर 2 पाई माइनस e पावर माइनस 2 पाई. तभी ये सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो नहीं करेगा. सो a1 इज दिस, a2 इज दिस एंड रेस्ट an is 0 for every n is bigger than or equal to 3. So I will be having this. And this is our solution. And one more thing you can apply. We forward here. This is uxy on the coefficient an. By using the principle of superposition, I can take the summation for the general solution. N is running from 1 to infinity. I can take by using the principle of superposition. So I can add the all equation for getting the general one. So this is my explicit solution. Now a1 is this, a2 is this, and rest an are 0 because there is no term of sin 3y, sin 4y and all. So this is my using the comparing method. And you can also do by integration, and you should do. आप इस पूरे में sin y से मल्टीप्लाई करो और आपके पास जो लिमिट है वो 0 to pi है, तो 0 to pi इंटीग्रेट कर दो. इस पूरे में sin y से मल्टीप्लाई करो और 0 to pi इंटीग्रेट कर दो, तो आपके पास a1 आ जाएगा क्योंकि sin y और sin 2y हमेशा ऑर्थोगोनल है, तो उनका इंटीग्रेशन हमेशा 0 बन जाएगा. एंड जो इंटीग्रेशन जो आप ऑर्थोगोनलिटी डिफाइन करोगे दैट विल बी विद रेस्पेक्ट टू द इंटीग्रल इनर प्रोडक्ट. सिमिलरली sin 2y से मल्टीप्लाई कराओ
एंड 0 टू पाई इंटीग्रेट करते तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, एंड यहाँ पर सिर्फ n की वैल्यू 2 के लिए वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज सबके लिए 0 हो जाएगा, तो वहाँ से आपको a2 मिल जाएगा. बट a1 विल बी दिस, a2 विल बी दिस, दिस इज बिकॉज ऑफ यूनिकनेस ऑफ द फोरियर सीरीज. नाउ वी हैव दिस, वी हैव द एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन. नाउ राइट द एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन. ये आपको लेंथी लग रहा है क्योंकि मैं सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन जब आप खुद सॉल्व करोगे तो ये आपको लेंथी नहीं लगेगा. a1 वैल्यू इज e पावर पाई माइनस e पावर माइनस पाई, देन e पावर पाई x, सॉरी दिस इज e पावर x माइनस e पावर माइनस x क्योंकि n की वैल्यू 1 है, साइन y प्लस 1 अपॉन e पावर 2 पाई माइनस e पावर माइनस 2 पाई, e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x sin 2y. This is my explicit solution. You can write this in the series form also, but there is only 2 term, so no need to write in the series form. Now come to the options. u at 1 comma 1 by pi by 2. तो इस पे कंप्यूट करोगे, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो e प्लस e माइनस e इनवर्स अपॉन e पाई माइनस e पावर माइनस पाई, sin y will be 1 and sin 2y will be 0 because y is one second. So sin 2y will be 0 because 2 into pi by 2, so sin pi will be 0. So this term will not come in this. So this is nothing but अगर आप 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, so this is sin hyperbolic 1 sin hyperbolic पाई का इनवर्स, यानी जो नीचे वाली टर्म है उस पर अगर 2 का डिवाइड आओगे तो sin hyperbolic पाई, ऊपर वाले में 2 का डिवाइड आओगे तो sin hyperbolic 1. So this is option A is correct. Now the second option, second will be false, and u at 1 comma pi by 4, 1 comma pi by 4, अगर आप y की वैल्यू pi by 4 पुट करोगे और x की वैल्यू 1, so I will be having e minus e inverse upon e pi minus e power minus pi. y की वैल्यू pi by 4 पुट करोगे तो it will be 1 by root 2 plus y की वैल्यू pi by 4, so sin 2y will be 1, so I will be having e power 2 minus e power minus 2 upon e power 2 pi minus e power minus 2 pi. So this overall is nothing but अगर आप इसको explicit लिखो, so this is sin hyperbolic 1 sin hyperbolic pi inverse upon 1 into 1 by root 2 plus sin hyperbolic 2 into sin hyperbolic 2 pi whole inverse. So correct option will be C also. A and C both are correct. So this is little bit calculative, लेकिन अगर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. ये मैं आपको समझा रहा हूँ एक एक स्टेप, इसलिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आप लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए. और वो इंटीग्रेशन जो मैंने बोला था वो ज़रूर ट्राई करना. अदरवाइज अगर आपको फॉर्मूले याद है तो वहाँ से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. आई होप कि आपको सारे सोल्यूशन समझ में आए हो, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. यू कैन डू व्हाट्सअप मी ऑल्सो, एंड इफ यू हैव एनी सजेशन फॉर अस देन यू आर ऑलवेज वेलकम. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सॉल्यूशन सीरीज.